Depreciation question number 4. This question is from October November 2024, paper 2, variant 3. Let's read the question. A company has a fleet of delivery vehicles. Information from their statement of financial position at 31st December 2022 shows that the vehicles originally cost $440,000 with accumulated depreciation of $270,000. तो ये साल का एंड है 31 दिसंबर 2022, जिसमें आपके पास गाड़ियों की जो टोटल कॉस्ट है वो $440,000 है और उनके ऊपर अब तक की जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज है वो $270,000 है। आई कैन सेफली से कि ये जो बैलेंस 31 दिसंबर 2022 को है, यही बैलेंस अगले साल की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2023 को भी यही बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किए जाएंगे, ब्रॉट डाउन किए जाएंगे, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग का बैलेंस है कॉस्ट का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। The business purchased two additional vehicles costing a total of $70,000 on 1 April 2023। जो नया अकाउंटिंग ईयर है, नया अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का है? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का होगा। और उसी ईयर के अंदर कहता है कि 1 अप्रैल 2023 में हमने 70,000 की दो गाड़ियां खरीदी हैं ऑन क्रेडिट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल ऑटोज, यानी कि आपने जो पेमेंट है वो अभी कैश या बैंक के फॉर्म में नहीं किया है, आपने उधार पे दो गाड़ियां खरीदी है 70,000 की। On 30th November 2023, the business sold one of its vehicles. The vehicle had originally cost of $28,000 with accumulated depreciation of $16,800. The vehicle was sold for a $10,500 $10,500 to a local garage who paid by bank transfer। एक गाड़ी 30 नवंबर को आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है, बेच दी है। बेचते वक्त तीन वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, इस केस में हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट गाड़ी की जिसको डिस्पोज कर रहे हैं $28,000, जिस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करना है उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $16,800, और गाड़ी कितने की बेच रहे हैं उसकी सेल प्रोसीड $10,500। तो तीनों इंपॉर्टेंट फिगर जो नॉन करंट एसेट के डिस्पोजल के टाइम पे हमें चाहिए होती है, वो तीनों इंपॉर्टेंट फिगर उसने हमें बता दी। The business provides for depreciation using the straight line method at a rate of 20% per annum। A full year's depreciation is charged in the year of purchase, जिस साल खरीद रहे हो उस साल पूरे साल की depreciation, and no depreciation is charged in the year of disposal, जिस साल बेच रहे हो उस साल कोई depreciation नहीं। Calculate the depreciation charge for the year ended 31st December 2023। अच्छा, क्योंकि SLM मेथड है तो आपको पता है रेट किस पे लगेगा, रेट लगेगा कॉस्ट के ऊपर। साल के शुरू की कॉस्ट कितनी है? $440,000 साल के शुरू की कॉस्ट है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे चार्ज होती है 31 दिसंबर 2024 पे, जो कि इस साल का ईयर एंड है। तो आपको ईयर एंड पे जो कॉस्ट है इस मोटर व्हीकल के फ्लीट की वो पता करनी है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास साल के शुरू में जो मोटर व्हीकल की फ्लीट की कॉस्ट थी वो 4,40,000 थी। देन ड्यूरिंग द ईयर मैंने 70,000 की कॉस्ट की गाड़ियां खरीद ली प्लस $70,000, और इसी साल में मैंने एक गाड़ी बेच दी है। मुझे क्या निकालना है? मुझे इसको मुझे बेसिकली निकालना है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट। कि भाई साल के एंड पे मेरे पास कितनी कॉस्ट की गाड़ियां मौजूद थी। तो साल के शुरू में तो 4,40,000 की कॉस्ट की गाड़ियां मौजूद थी। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 70,000 की कॉस्ट की गाड़ियां खरीद ली है, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक गाड़ी बेची भी है। लेकिन जो गाड़ी बेची है उसकी तीन फिगर्स मौजूद हैं। एक कि वो गाड़ी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, दूसरा कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या, और तीसरा कि वो उसकी सेल प्रोसीड कितनी है। यहाँ पे जो माइनस होने वाली है फिगर, क्योंकि मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट निकाल रहा हूं, मैंने ओपनिंग बैलेंस भी कॉस्ट पे लिखा, मैंने जो एडिशन हुए हैं वो भी कॉस्ट पे लिखे, तो जो डिस्पोज हो रही है गाड़ी मैं उसकी भी कॉस्ट को माइनस कराऊंगा। तो जो गाड़ी डिस्पोज हुई है उसकी कॉस्ट है $28,000, तो वो मैं क्या करा दूंगा, माइनस करा दूंगा। और उसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन भी है कि ये जो 4,40,000 का ओपनिंग बैलेंस था, इसके अंदर ये पुरानी गाड़ी की कॉस्ट की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में वो गाड़ी बेच चुका हूं, तो 4,40,000 के बैलेंस में जो उस गाड़ी की कॉस्ट इंक्लूडेड है मैं उसको क्या करा रहा हूं, मैं उसको माइनस करा रहा हूं। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, 4,40,000 प्लस 70,000, 5,10,000 माइनस 28,000, तो ये बन जाएगा $4,82,000। $4,82,000 ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट आपके पास निकल कर आ गया। और अब इसी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट के ऊपर क्योंकि उसने कहा 20% पर एनम का हमारा रेट है, तो हम सीधा सीधा 4,82,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं।
4,82,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, $96,400 ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास चार्ज फॉर एयर कैलकुलेट होकर आ गया। देन उसके बाद पार्ट बी में आते हैं। अब पार्ट बी में कहते हैं प्रिपेयर द कंपनीज लेजर अकाउंट फॉर द डिलीवरी व्हीकल्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल, यानी तीनों अकाउंट जो हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक में पढ़े हैं उसमें बनाने का कहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, ब्रिंग द अकाउंट्स एंड ब्रिंग बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2024। तो सबसे पहले उसने डिलीवरी व्हीकल का अकाउंट मांगा है। मैंने बताया था कि जब भी एसेट के नाम का अकाउंट मांगे तो वो बेसिकली आपसे कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है। तो कॉस्ट अकाउंट आपका एसेट का अकाउंट है, उसका बैलेंस बीटी किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। 2023 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट 2023 1 जनवरी को होगा। 2023 दोनों तरफ 1 जनवरी। बैलेंस बीडी गिवन था $4,40,000 का, शुरू में ही उसने बता दिया था कि भाई ये 4,40,000 का बैलेंस है। उसने कहा था कि 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस है, लेकिन हमें पता है कि भाई जो इस साल का क्लोजिंग है वही अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो जो 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस है वही 1 जनवरी 2023 का बैलेंस भी बनेगा। तो बैलेंस बीटी गिवन था 4,40,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मैंने ए थर्ड 1 अप्रैल को जो है मैंने परचेज की है $70,000 की गाड़ियां, यानी कि एडिशंस है। तो $70,000 ये हमारी एडिशंस, और किससे खरीदी है, बैंक या कैश से पैसे देके नहीं खरीदी, एल ऑटोज से क्रेडिट पे खरीदी है। तो यहाँ पे डिटेल्स में एल ऑटोज आएगा, और 1 अप्रैल को हमने खरीदी है। देन आपके बाद उसके बाद उसने कहा है, हमने एक गाड़ी बेच भी दी है, 30 नवंबर को बेची है। और जो गाड़ी बेची है, क्योंकि देखें अगेन मैं कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ, तो जो गाड़ी बेची है उस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो आएगी, डिस्पोजल लिखूंगा मैं कि भाई एक गाड़ी बिकी है। और जो गाड़ी बिकी है उसकी कॉस्ट कितनी थी वो यहाँ पे उसने बताई भी है, $28,000। द व्हीकल हैड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $28,000, तो डिस्पोजल में ये $28,000 आ जाएगा। देन हैवियर ऑफ टू साइड निकाल लेंगे। 440 प्लस 70 5,10,000, डेबिट साइड हैवियर साइड है। डबल लाइन बना के हैवियर ऑफ टू साइड 5,10,000 दोनों तरफ आ जाएगी। साल के एंड पे जो कि 31 दिसंबर को है, बैलेंस सीडी लोअर साइड पे जो कि क्रेडिट साइड है उस पर आ जाएगा, बैलेंस सीडी। और जो कि हम पीछे निकाल भी चुके हैं, ये एक तरीके से हमने क्या निकाला था, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ही तो निकाला था। तो हमने देखा था कि $4,82,000 आ रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ से भी करो तो 440 प्लस 70 510 माइनस 28, ये आपका बन जाएगा $4,82,000। और अगले साल की पहली तारीख यानी कि 2024 की 1 जनवरी को हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी आ जाएगा आपका, $4,82,000। ये आपका हो गया डिलीवरी व्हीकल का अकाउंट। फिर अगले उसमें कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल अकाउंट बनाओ। प्रोविजन का अकाउंट एसेट है, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा। 1 जन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई भी, तो उसने बताया था 2,70,000, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितने का, 2,70,000 का। देन बैलेंस बीडी के बाद आपके पास जो आपने हमेशा साल के एंड पे मैंने बताया डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो 31 दिसंबर को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिया है, 96,400 की हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 96,400। और पर्टिकुलर में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर इसी के साथ साथ आपने 30 नवंबर को जो है वो एक गाड़ी बेची थी। जिस तरीके से आपने गाड़ी बेची, उसके कॉस्ट अकाउंट में से आपने जिस गाड़ी को बेचा उसकी कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया डिस्पोजल के नाम से। सिमिलरली उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर से उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दूंगा। जो गाड़ी बेची है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास गिवन है कितनी, $16,800। तो ये $16,800 यहाँ पे हमारे पास डिस्पोजल के नाम से आ जाएगा। और लॉजिक बहुत सिंपल है, जब गाड़ी नहीं रही तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं रखेंगे, उसको भी एलिमिनेट करा देंगे। तो अब इसका हैवियर ऑफ टू साइड निकालें तो 270,000 प्लस 96,400, ये बन रहा है 3,66,400। हैवियर माइनस लोअर करें तो साल के एंड पे लोअर साइड पे बैलेंस सीडी 3,66,400 माइनस 16,800, 3,49,600। और
अगले साल की पहली तारीख यानी कि 2024 को बैलेंस पीटी फर्स्ट जनवरी। 3,49,600। देन आपके पास उसने ये हमारा प्रोविजन का अकाउंट हो गया, फिर उसने मांगा है आपसे डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर मैंने आपको अगेन आधी बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो डिस्पोजल के अकाउंट की ना। आपको पता है कि भाई डिस्पोजल के अकाउंट में सबसे पहले एसेट जो उसको बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी। डिस्पोजल की एंट्रीज अगेन अगर रिवाइज करवाओ आपको, तो पहला था कि कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट एलिमिनेट होगी, तो एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। तो हम यहाँ पे अब यही करेंगे, एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। तो एसेट की जो कॉस्ट थी जिसको बेचा उसकी कॉस्ट $28,000 थी। देन सेकंड एंट्री थी, जब एसेट की पहले कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट एलिमिनेट हो गई, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और आपका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और इस एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसको डिस्पोज किया 16,800 थी, तो इधर आपके पास आ जाएगा 16,800 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देन थर्ड चीज आपकी थी कि भाई जो पैसे मिले हैं, जो सेल प्रोसीड है उसको रिकॉर्ड करो। सेल प्रोसीड जो पैसे आपको मिले हैं दैट इज, ऊपर उसने बताया हुआ था कितने मिले, 10,500 मिले बाय बैंक ट्रांसफर। तो बैंक में आपको कितने पैसे आए, 10,500 आए। तो बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 10,500 से। अच्छा, अब अगर आप डेबिट का टोटल देखो, जो एसेट की कॉस्ट है वो 28,000 है, और अगर आप क्रेडिट का टोटल देखो 16,800 प्लस 10,500, तो ये क्रेडिट का टोटल 27,300 है। तो अब आपको बताओ कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड हैवियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रेडिट साइड होती है ना, ये एक तरीके से बताती है कि आपने एसेट से कितना बेनिफिट या कितनी यूटिलाइजेशन कर ली, यूटिलाइजेशन स्लैश बेनिफिट। तो आपको एसेट से जो टोटल बेनिफिट मिला है वो 27,300 का है, जबकि आपने एसेट खरीदा कितने का था, 28,000 का खरीदा था। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल बेनिफिट एसेट का डिस्पोजल के वक्त सिर्फ 27,300 है, जबकि एसेट की कॉस्ट 28,000 है, तो आपको $700 का लॉस हुआ है। और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे रिकॉर्ड होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए हम कहते थे कि भाई इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स कम होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से, जो डिफरेंस है 28,000 माइनस 27,300, 700 का डिफरेंस है। तो ये 700 इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, और इसको नीचे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि ये लॉस ऑन डिस्पोजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ये अकाउंट आपका बैलेंस ऑफ हो जाएगा। अगर आप देखो डेबिट साइड का भी टोटल 28,000 हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल भी 28,000 हो गया। दैट्स हाउ यू विल मेक अ डिस्पोजल अकाउंट। ये तीन अकाउंट्स बनाने के उसने आपको 10 मार्क दिए हुए थे। एंड देन फिर कहता है, आफ्टर टॉकिंग टू हिज अकाउंटेंट द ओनर ऑफ द कंपनी इज कंसीडरिंग चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर हिज डिलीवरी व्हीकल्स टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, but maintaining the rate of depreciation at 20% per annum. Advise the owner of the company whether he should pursue this course of action. Justify our answer by providing two advantages and two disadvantages of changing the method of depreciation to the reducing balance method. तो इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, मैंने आपको बताया था, इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन ऑफ एसेट। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बर्डन और डिप्रिसिएशन का बर्डन है आरबीएम मेथड में, वो इक्वली या फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आरबीएम मेथड, reducing balance method will charge more depreciation in initial years and less depreciation in later years, which will be compensated, which will be compensated by increase in repairs and maintenance cost, which will be compensated by increase in repair and maintenance costs, allowing to allowing fair distribution, allowing fair distribution of total burden of non-current asset, of total burden of non-current asset
in income statement over its useful life. RBM method will also align with usage pattern of machines as मोस्ट ऑफ द वर्क, और ये कह लो कि एज मेजॉरिटी जो आपकी मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो एक तरीके से शुरू के सालों में उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आप उससे बना सकते हो, फिर उसकी क्योंकि वो पुरानी हो जाती है तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती, तो उसका यूज़ भी जो है वो फिर आप उतना नहीं कर सकते जितना आप एक ब्रांड न्यू मशीन का कर सकते हो। तो इस वजह से हम लिख रहे हैं यूजेज पैटर्न, इट विल आरबी मेथड विल ऑल्सो अलाइन विद यूजेज पैटर्न ऑफ मशीन एज मोर यूज एज मोर यूजेज इज डन नॉर्मली इन इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आप ज़्यादा शुरू के सालों में इस्तेमाल करते हो तो आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी शुरू के सालों में कर रहे हो। तो however RBM method will be more complex and time consuming to get implemented. It may also confuse the owner if he does not have proper accounting knowledge. Proper accounting knowledge. Conclusively, it can be said that owner should switch to RBM method for machine as it distributes the cost fairly over the years. Over the years. ये आपका पूरा जो 5 मिनट की बातें हम करते हुए हैं कि भाई कौन से मेथड पे आरबीएम लगना, कौन से नॉन करंट एसेट पे आरबीएम मेथड लगना चाहिए और कौन से पे नहीं, तो मशीन पे हमने बात की थी कि भाई लगना चाहिए बिकॉज वो। अच्छा, लास्ट पार्ट बहुत सिंपल था। उसने पूछा कि कौन से नॉन करंट एसेट के ऊपर कौन सी डेप्रिसिएशन का मेथड लगना चाहिए। तो लैंड के ऊपर तो आपको पता है कि भाई हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते, तो मैंने लिख टिक कर दिया नो डेप्रिसिएशन। फिक्सेस एंड फिटिंग्स पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी वैल्यू को इक्वली ओवर द ईयर्स लूज करता है, तो दैट इज वाई स्ट्रेट लाइन मेथड। और लूज टूल्स को जो है वो हमने पढ़ा था कि मार्केट अकॉर्डिंग्स मार्केट के वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है वैल्यू करना पड़ता है, तो दैट इज उसके लिए हमने रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और ये हमारा पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।